और चलिए अब हम अपने इस संकल्प में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपके सभी दर्शकों का। सर, गंगा प्रतिज्ञा और ये जो ई संकल्प है हमारा, इसको लाने का मकसद यही है कि गंगा साफ रहे, स्वच्छ रहे। केदारनाथ से लेकर काशी और जहां तक गंगा जाती है वहां पर ना वो प्रदूषित हो। और यही सरकार का एक बड़ा वादा भी था। बात चाहे लोकसभा चुनावों की हो या विधानसभा चुनावों की हो, मैनिफेस्टो में इस बात को हमेशा जगह दी गई कि गंगा की धारा को स्वच्छ करेंगे, नाले जो इसमें मिलते हैं उनको बंद करेंगे। स्वच्छ निर्मल पतित पावनी गंगा, जिनका पुराण में जिक्र है, मोक्षदायिनी गंगा अपने उसी दिव्य स्वरूप में नजर आएंगी। तो सबसे पहले सवाल इससे जुड़ा यही कि अब तक क्या कदम आप लोगों ने उठाए हैं और आपने खुद क्या प्रयास किए हैं इस दिशा में? देखो, जैसा कि आप अच्छे से आप एक बात को समझ सकती हैं कि गंगा की सफाई केवल सरकार के द्वारा संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जन जागरण हो और खासकर गंगा के किनारे रहने वाले लोग, चाहे वह गांव हो या वह शहर हो, और वो गंगा की सफाई में स्वयं इन्वॉल्व हों। तो इसको लेकर जन जागरूकता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे विभिन्न संगठनों ने और स्वयं हमारे नेताओं ने गंगा सफाई को लेकर लगातार जन अभियान चलाए हैं। उन अभियानों का मैं भी लगातार हिस्सा रहा हूं। सन 2012 में मुझे आज भी ध्यान है कि जब उमा भारती जी गंगा यात्रा पर निकली थी तो उस समय पर कन्नौज आई थी। तो उस समय से कन्नौज में इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। समय समय पर हम लोग गंगा जी के निकट रहने वाले लोगों के बीच में जाकर भी संदेश देते हैं। वहाँ लगातार गंगा जी की आरती के कार्यक्रम होते हैं और भी धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ गंगा की सफाई के भी कार्यक्रम होते हैं, जन जागरण चलाने के भी कार्यक्रम होते हैं। तो लगातार हम लोगों ने इसको लेकर प्रयास किए हैं और सरकार के अपने स्तर से जो भी प्रयास हुए हैं, वो चाहे मशीनरीज को लेकर कि जिस प्रकार से गंगा की सफाई में मशीनें लगाई गई हो, लोगों को लगाया गया हो, तो ये सब लगातार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज उसी के कारण से अभी हम जो गंगा का जो स्वरूप देखते हैं तो वाकई में 2014 से पहले और अब में एक जमीन आसमान का अंतर आया हुआ है। लेकिन सर, बीते दिनों गंगा से जुड़ी हुई बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हमने देखी। कोरोना काल में जिन लोगों को अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली, कुछ लोगों ने शवों को यहाँ पर प्रवाहित किया, कई लोगों ने उसको तटीय इलाकों में दफनाया और मिट्टी के कटान के साथ शव बह करके आ गए। तो आपको नहीं लगता कि कोई अरेंजमेंट गंगा के तटों पर अंतिम संस्कार के लिए अलग से होना चाहिए, जिससे हम इस नदी को बचा सकें? और इस दिशा में आप ही लोगों को कदम बढ़ाना होगा। देखो, इन सब चीजों से उनको बहकाया भड़काया जा सकता है जो लोग गंगा जी को जानते नहीं है या गंगा जी के आसपास रहते नहीं है। जो कभी कभी गंगा के दर्शन जिनको करने का सौभाग्य होता है, ऐसे लोगों को ही इन मामलों से भड़काया जा सकता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में तमाम सारे ऐसी मृत्यु होती हैं कि जैसे कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसका जल प्रवाह होगा। अब यदि उसका कोई सांप ने काट लिया है तो उसका जल प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से उनको जल प्रवाह होता है। और लेकिन जल प्रवाह अब लोग नहीं करते हैं तो लोग वो गंगा जी के पास में उनको गाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो गंगा के किनारे जो हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से सबों को गाड़ा गया है, तो वो इसी के क्रम में है। और गंगा में जो लाशें आई, लेकिन सर यदि बात ये भी है कि कुछ परंपराओं के चलते लोग उनको दफनाते हैं वहां पर, तो आपको नहीं लगता कि नदी की स्वच्छता के लिए, नदी की सुरक्षा के लिए उनके लिए कोई अलग ही जगह या इस तरह दफनाने के लिए स्थल अलॉट होना चाहिए? इससे भी हम रोक सकते हैं। नहीं, अब देखिए, अब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब कुल मिलाकर वो एक लंबे समय से इसी प्रकार का चल रहा है कि वो गंगा के तट के पास में ही उनको गड्ढा करके और दफन करते हैं लोग बाग। ऐसे तमाम सारी मिट्टी, हम लोग कन्नौज में रहते हैं, मेहंदी घाट बगल में है। तो मेहंदी घाट पर अगर हम लोग पुल के उस तरफ हरदोई की तरफ जाएंगे तो वहाँ के ऊपर बहुत सी मिट्टी इस तरीके से दफन है। तो जो हम लोग आज से नहीं कई सालों से उसको देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये इस प्रकार की परंपरा पड़ी हुई है, गंगा के किनारे लोग दफन कर रहे हैं। अब इसको लेकर सही हम लोगों ने कुछ इसमें सोचा नहीं। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर अब ये तो लोगों की परंपरा है और लोगों की भावनाएं हैं। तो उन भावनाओं को लोगों को उसमें समझाना मैं समझता हूँ कि कठिन होता है। अपनी भावनाओं से लोग खिलवाड़ नहीं करना चाहते।
सर, घाटों की साफ सफाई की दिशा में क्या काम हुए हैं? क्योंकि बात चाहे गंगा की हो या सहायक नदियों की हो, उनको यदि स्वच्छ रखना है तो उसमें प्रशासन का भी उतना ही रोल है और लोगों का भी उतना ही रोल है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा कि हर चीज को प्रवाहित करने के लिए, खासतौर पर प्लास्टिक वेस्ट भी डाल देते हैं। कई लोग घूमने आते हैं तो वहां भी नदियों में कुछ ना कुछ फेंक आते हैं। तो इस सबको रोकने के लिए क्या प्रशासन मुस्तैद है, या लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोकल टास्क फोर्स आप लोगों ने ऐसी बनाई है जो ये आंदोलन कर रही हैं कि लोग जागरूक हों और कम से कम उस सेंटिमेंट को महसूस करें कि ये नदी है और ये मातृ तुल्य है, हमें इसे साफ रखना है? देखिए, आपकी बात सही है और कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियां होती थी और लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो ज्ञान के अभाव में हम कह सकते हैं या जो भी, वो लोग इस प्रकार की गंदगी घाटों के ऊपर करते थे। लेकिन एक समय आने के बाद धीरे धीरे जन जागरूकता आई है, सरकारों के माध्यम से, समाजसेवियों के माध्यम से, और कन्नौज में तो मैंने देखा कि हमारे विपक्षियों के भी माध्यम से, और गंगा जी से चूंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो अब लोग ये प्रयास करते हैं कि स्वयं ही वहां के ऊपर इस प्रकार का कूड़ा करकट ना करें, पॉलीथीन और प्लास्टिक वहां के ऊपर ना फेंकें। दूसरे, वहां के ऊपर आज सरकार की ओर से भी आज घाटों के ऊपर सफाई कर्मचारी सभी लगे हुए हैं, तैनात हैं, और लोग, सरकार और जनता दोनों अपने माध्यम से आप साफ सफाई का काम करती है। और अब पहले से कहीं अधिक साफ सफाई सभी घाटों में रहती है। घाटों का निर्माण हुआ है, हमारे कन्नौज में ही एक मेहंदी घाट के ऊपर एक बड़े घाट का निर्माण हुआ है और उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे तमाम सारे घाट कानपुर में भी हम देखते हैं हुआ है। इसी प्रकार से फर्रुखाबाद से लेकर हम जहां भी गंगा जी के आप किनारे पर जाएंगे, हर जगह के ऊपर मैं समझता हूँ हर शहर में एक अच्छे घाटों का निर्माण हुआ है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सर, गंगा में एक मतलब जिंदगियां भी होती हैं। जैसे यहाँ मैं जिक्र करूं कि यहाँ एक खास तौर पर डॉल्फिन पाई जाती है जो काफी दुर्लभ है और वो गंगा के ही पानी में होती है, लेकिन दिखती वही है जहाँ स्वच्छ है। सालों बाद वो देखने को मिली उस वक्त जब लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया, इंसानों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, तब वो डॉल्फिन नजर आई। मतलब साफ है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम ही कर रहे हैं, हम ही प्रदूषण कर रहे हैं, चाहे वो लोग हो या प्रशासन हो। आपको लगता है कि प्रकृति को वापस उसी स्वरूप में लाने के लिए, कम से कम अपनी सांसों को बचाने के लिए, नदियों को साफ रखना, गंगा को साफ रखना बहुत जरूरी है, तो उस दिशा में और युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे? देखो, ये देश, ये धरती और यह प्रकृति, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ठीक है। ये केवल हम कहें कि सरकारों के माध्यम से चीजें सुधर जाएंगी तो कभी सुधरने वाली नहीं, कि सरकार को चलाने वाले भी हम इंसान लोग ही हैं। तो कुल मिलाकर जब तक हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, उसके दूसरों के ऊपर, अब जैसे भी बहुत सा विषय हमारे देश में इस बात का भी आता है, गंगा तो केवल एक संप्रदाय विशेष के लोगों की है, गंगा तो एक धर्म विशेष के लोगों की है, उन्हीं लोगों की माँ है, वही लोग इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, गंगा सबकी है। इस देश में रहने वाले, वो चाहे किसी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, गंगा सबके लिए जीवन दायिनी है। और गंगा के किनारे बसे सारे लोगों का जीवन ही गंगा के कारण से चलता है, वो चाहे किसी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों। तो एक तो सबसे पहले लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए। और ये नदी, हम लोग अगर गंगा जी को अपनी माता कहते हैं तो उसके लिए केवल इसीलिए नहीं कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे कई संस्कार और धार्मिक संस्कार, हमारी संस्कृति गंगा जी से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था गंगा जी से जुड़ी हुई है। तो उसके साथ साथ हमारा जीवन भी गंगा जी से जुड़ा हुआ है। गंगा के तट पर रहने वाले लोग रहे हों, जो उनका वहाँ से खान पान से लेकर, फसलों से लेकर सारी चीजों की उपलब्धता गंगा जी से आती है। और साथ ही साथ अगर पुराने प्राचीन समय की बात करें तो गंगा जी के माध्यम से हमारे देश में जल यातायात भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था और उससे माल ढुलाई भी होती थी। तो इस प्रकार से गंगा जीवन दायिनी है, हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। गंगा के जैसे सारी देश की नदियां हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ प्रकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आजकल प्रकृति से यदि इस प्रकार का खिलवाड़ न किए होते हम लोग, बिल्कुल, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा हमेशा विनाशकारी रहा है और इसका उदाहरण हमने पूर्व में देखा है। और आज सी कॉन्क्लेव, इस गंगा प्रतिज्ञा को लाने का हमारा मकसद भी यही है कि कम से कम इस मंच से हम चर्चा करें, हम चिंता करें, वो सवाल उठाएं और उसकी चर्चा करें कि आखिर ये समाधान जो है वो प्रशासन और लोगों के सहयोग से ही निकलेगा। तो इसीलिए सर, अंत में हम चाहेंगे कि आज इस मंच से गंगा को ध्यान में रखते हुए आप भी कोई संकल्प लेना चाहते हैं और लोगों को इस संकल्प के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बस एक ही संकल्प लेता हूं कि हम लोग जैसे कभी भी मन में, खासकर यदि हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं,
तो हमारे यहाँ कोई भी बात आती है, किसी भी प्रकार का हम संकल्प लेते हैं, तो हम एक संकल्प में जरूर कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो हम माँ गंगा के दर्शन करके उनका स्नान करेंगे। हम संगम में जाएंगे, दर्शन करके स्नान करेंगे, या हम हरिद्वार जाएंगे, माँ गंगा का दर्शन करके पूजन करके स्नान करेंगे। तो हम माँ गंगा की आरती करते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं, वहाँ के ऊपर स्नान करते हैं। तो हम सब लोग यदि इस प्रकार का एक संकल्प ले लें कि गंगा जी के स्वच्छता को लेकर हमारा कोई भी योगदान हो, बिल्कुल, जिस गंगा को मोक्षदायिनी मानते हैं और माता का दर्जा देते हैं उसको महसूस करें। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि जीवन में किसी काम को करने की प्रार्थना हम भगवान से करते हैं तो बाद में ये जरूर कहें कि उसके बाद हम गंगा के दर्शन करेंगे और उसी भाव से दर्शन करें और प्रदूषित ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चिंता में अपने विचार रखने के लिए कि आखिर गंगा को साफ कब तक किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और मौजूदा स्वरूप में जो गंगा है उसको कैसे पतित पावनी बनाया जाएगा। तो इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, भाजपा सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि जो लोग गंगा के बारे में जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करना होगा। कन्नौज में गंगा किनारे घाटों को साफ किया गया, क्या कदम उठाए गए, उनकी तरफ से गंगा के प्रति जागरूकता अभियान जारी है और आगे भी इसको जारी रखना चाहिए।